नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी अधिगम मंच पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम हाजिर हुए हैं यानी एक ऐसा सेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम ऐसे टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं जो यानी जितनी भी अध्यापक संबंधी परीक्षाएं होती हैं या टीचिंग संबंधी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आज जो हम प्रेजेंट हुए हैं या ये कहें कि प्रस्तुत हुए हैं वो रहेगा आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो रहेगा यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो काम करता है, जो बेस्ड है, वो यानी NCF से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है और उसी पर बहुत ज़्यादा काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस सेशन में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीड्स यानी आवश्यकता के बारे में बात करेंगे कि NCF लाने की क्या आवश्यकता, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इसे लाना पड़ा। और हम बात करेंगे यानी बेस, इसका आधार क्या है, किस आधार पर यह काम करता है, यानी एंड इसकी गाइडलाइन यानी कि इसके कौन कौन से सुझाव हैं जो NCF 2005 ने दिए हैं, और सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट को ये रिकमेंड करता है। इसके बाद अप्रोचेस यानी कि कौन कौन से दृष्टिकोण देता है। एंड इसके बाद बात करें तो हम एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट की बात करेंगे, यानी स्कूल एंड यानी क्लासरूम का एनवायरनमेंट, उसके बारे में, और इसके कुछ क्वालिटी यानी कि कुछ सुझाव जो विशेषताएं उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं लगभग यानी 5 to 6 पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यानी कि प्रारंभ करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फ्रेंड्स। तो एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि हम यानी अधिगम मंच पर यानी CDP से रिलेटेड, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी मनोविज्ञान बाल विकास के हम लगभग यानी 40-40 प्लस वीडियोज़ कर चुके हैं, जिसमें लगभग सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। जो हमारे सारे के सारे जो सेशंस हैं वो CTET बेस्ड है, जो CTET से संबंधित मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस तरह से चलता था कि इसमें बहुत सारे यानी कि बहुत सारी खामियां रहीं यानी परेशानियां रहीं। बच्चे को स्कूल जाने के लिए दिक्कत, क्योंकि स्कूल्स का जो बैग्स हैं उनका बुक्स का बोझ इतना हो गया, बर्डन हो गया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम यदि बात करते हैं तो ऐसे देखा गया कि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ यानी कमरे, ब्लैक बोर्ड या टॉयलेट की दिक्कत होने लगी। तो उसमें कुछ कुल मिला के प्राइमरी लेवल पर बात करते हैं हम तो बहुत सारी दिक्कतें महसूस होने लगी। तो उस आधार पर यानी 2005 से पहले यानी 2004 में ही एक कमेटी के द्वारा, जिसे हम यशपाल कमेटी कहते हैं, उसके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। उसके बाद यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एक दस्तावेज आया। ठीक है, तो ये है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि ये जो बेस्ड है उसके बारे में बात करते हैं, यानी बालकों को क्या, कब और कैसे पढ़ाया जाए। सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, बालकों को क्या, कब और कैसे पढ़ाया जाए। कुल मिला के सिर्फ ये था कि बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा तो पढ़ाया जा रहा, जिसमें हम बात करते हैं यानी सह शिक्षा एक्टिविटी यानी कुछ गतिविधियां नहीं थी, खेलकूद आदि शामिल नहीं थे। एक बोरियत सी महसूस होने लगी और जो किताबों का या सिलेबस का वजन था वो इतना बढ़ता गया कि बच्चा उसको सहन या बहन नहीं कर पा रहा था। तो इस संबंध में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है यानी पाठ्यचर्या, एक इस तरह का करिकुलम तैयार किया जाए बच्चों के लिए जो बच्चों के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र हित के उपयोगी हो, और जिसमें राष्ट्र की तरक्की निहित हो, राष्ट्रीय तरक्की के साथ साथ बच्चों की भी तरक्की निहित हो। तो फ्रेंड्स, ये रही आवश्यकता की बात। यदि हम बेस की बात करते हैं तो बेस की बात करते हैं तो सबसे पहले यानी कि जो इसका आधार है बिना बोझ के शिक्षा, क्योंकि शिक्षा इस तरह की हो गई थी कि बहुत ज़्यादा बोझ हो गया था। एक इस तरह का सिलेबस लाद दिया जाता था बच्चों पर कि उसे वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसका जो मेन आधार की हम बात करते हैं, जो NCF बेस्ड है वो है यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। यानी बिना बोझ के
बिना बोझ की शिक्षा पर आधारित है, क्योंकि शिक्षा को इस तरह से बनाया जाए कि उसमें एक बर्डन, एक बोझ की तरह ना ले बच्चे, उसे उसमें एक लचीलापन लाया जाए, बोझ को कम किया जाए और उससे प्रैक्टिकली ज़्यादा किया जाए, अनुभव बेस्ड या रियल लाइफ से जोड़ा जाए। तो फ्रेंड्स ये रही बात। यदि हम NCF 2005 की बात करते हैं, यानी कि तो सबसे पहले ये जो संप्रदाय निकल कर आया, कुल मिला के इसकी जो आवश्यकता पड़ी, ये किस पर ज़्यादा आधारित है? तो फ्रेंड्स यानी सभ्यता, सभ्यता और प्रगति, जो रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, ठीक है, सभ्यता और प्रगति, उससे निकल कर आया कि NCF 2005 का जो मसौदा तैयार किया जाए इस आधार पर किया जाए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कहाँ से इसकी मतलब जड़ निकल कर आती, कहाँ से इसकी नींव। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के यानी सभ्यता और प्रगति से इसका जन्म हुआ है। तो आधार जो है बिना बोझ की शिक्षा, कि शिक्षा को बर्डन लेस किया जाए, उसमें बर्डन ना हो, इस तरह से। तो फ्रेंड्स NCF 2005 यानी कि संविधान की यदि हम 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया है। कुल मिला के संपूर्ण देश में NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को पहुंचाने के लिए 8वीं अनुसूची में संविधान में इसकी 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, क्योंकि ये पूरे देश में पहुंच पाए। ठीक, तो अब तक हम बात करते हैं तो 4 NCF आ चुके हैं, यानी पाठ्यचर्या की रूपरेखा 4 आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करें तो 1975 यानी 1975, 1988, 2000 और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यानी 2005, जो 2000 यानी 2000 का जो संशोधित रूप है वो 2005। तो फ्रेंड्स हमने बात की कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इसको आधार मानते हुए और बालकों के जो शिक्षा है यानी कि बस्ते का जो वजन है उसे कम किया जाए, यानी शिक्षा को बिना बोझ की बनाया जाए। इस पर काम करते हुए यानी कि एक मसौदा तैयार किया गया, जो यानी HRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पहल पर HRD की पहल पर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एक मसौदा तैयार किया गया, एक दस्तावेज आया जिसको NCERT ने तैयार किया। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यानी NCF है वो किसने तैयार किया? तो इसका जो निर्माण किया वो NCERT ने किया, और यानी HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर किया गया। ये चीज़ नोट कर लेना, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन थी, किसने की, यानी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इससे पहले 2004 में एक कमेटी आई थी जिसे प्रोफेसर यशपाल कमेटी कहते हैं, यानी कि इसकी अध्यक्षता उन्होंने की, यानी कि प्रोफेसर यशपाल, या ये कहें कि इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। और ये जो इसकी कमेटी थी, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट निकल कर आया, इस कमेटी में लगभग 38 यानी कि 38 और सदस्य थे इनकी अध्यक्षता में, जिन्होंने इस पर काम किया। उसमें बहुत सारे टीचर, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे शिक्षाविद थे जो इसे तैयार किए। तो फ्रेंड्स यानी NCF को तैयार किया जिसकी अध्यक्षता यशपाल ने की, इसका निर्माण NCERT ने किया। तो विद्यालय शिक्षा का जो नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कहा जाता है इसे, यानी जो विद्यालय शिक्षा है या प्राइमरी लेवल की हम बात करें, विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज, विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम जो दस्तावेज माना जाता है वो NCF 2005 को माना जाता है, क्योंकि इससे पहले जो दस्तावेज आए 1975, 1988, 2000 उनको पुराना माना जाता है। कुल मिलाकर उसमें इतनी तरह से सुझाव नहीं दिए गए, कोई गाइडलाइन ज़्यादा तैयार नहीं की गई थी। और 2005 का जो NCF है उसे यानी कि विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज माना जाता है। फ्रेंड क्विक रिवाइज करते हैं दोबारा से, दोस्तों दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 जो आया वो 2005 में तो आया, जो एनसीईआरटी ने तैयार किया, और ठीक है, जिसकी जो अध्यक्षता की थी प्रोफेसर यशपाल ने की, और जो किसकी पहल पर तैयार किया गया, तो फ्रेंड्स ये यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री की पहल पर तैयार किया गया है, जो एनसीईआरटी ने तैयार किया। इससे पहले यदि हम बात करें तो 3 और आ चुके हैं, यानी 1975, 1988 और 2000 में। जो इसके आधार की हम बात करते हैं तो इसका आधार जो बनाया गया है, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा इस तरह की हो जिसमें वर्डन ना हो, विद्यार्थियों के जो कंधों पर एक बैग ज़्यादा भारी मात्रा में लाद दिए गए, कुल मिलाकर उनका जो पाठ्यक्रम या बुक मोटी मोटी किताबें लाद दी गई, उसको कम करने के लिए यानी एनसीएफ 2005 लाया गया। यदि इसके नींव की बात करते हैं तो यानी कि सभ्यता और प्रगति जो रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है, उससे इसकी उपज हुई है फ्रेंड्स। और यानी नवीनतम जो दस्तावेज यानी विद्यालय शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज किसे कहा जाता है या कौन से पाठ्यचर्या को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स नवीनतम शिक्षा का जो दस्तावेज है यानी एनसीएफ 2005 को माना जाता है। अभी तक हमने यहाँ पे बात की, तो फ्रेंड्स ये रहा यानी एनसीएफ। अब हम बात करते हैं यानी प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005, यानी कि कुछ गाइडलाइन हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या गाइडलाइन प्रस्तुत करता है, या गाइडलाइन कहें या ये कहें कि प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिस पर एनसीएफ काम करता है। तो फ्रेंड्स सिद्धांतों की बात करते हैं तो 5 गाइडलाइन प्रस्तुत की हैं एनसीएफ ने, जो कि निम्नलिखित हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो पहली है, इन्होंने बात की कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, ज्ञान को यानी कि शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यानी ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए से मतलब कि हम जो भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं बच्चे के लिए, वो सिर्फ किताबी ना हो, जो किताब में लिखा हुआ बच्चे सिर्फ उसी को रट के अपना जो परसेप्शन प्रस्तुत ना करें, ठीक है, उनके रियल लाइफ से जुड़े हुए कुछ चीज़ें भी डिस्कस की जाएं। मतलब कुल मिला के ज्ञान को जो भी हम पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसका बहुत सारा हिस्सा यानी उनके जो बाहरी जीवन है उस पर बेस्ड हो, क्योंकि वो अपने रियल लाइफ का भी एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शामिल कर सकें, जो अपना जो दृष्टिकोण है वो जीवन के प्रति तैयार कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा पहला प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए, सिर्फ जो ज्ञान है स्कूल में या क्लासरूम में तक ही निर्धारित ना रह जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो नेक्स्ट सिद्धांत है, यानी कि शिक्षा रटन प्रणाली से मुक्त हो। जो भी शिक्षा है, जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस हम एजुकेट करते हैं बच्चों को, जो शिक्षा है यानी कि रटन प्रणाली से मुक्त हो। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि पीछे जो सिर्फ रटन जो रॉट लर्निंग है, यानी कि किसी भी चीज़ को, किताब के किसी भी टॉपिक को, किसी भी यानी पाठ्यक्रम को सिर्फ रटाया ना जाए, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, किसी भी टॉपिक से संबंधित वो अपने दृष्टिकोण, अपने विचारधारा, अपने रियल लाइफ से जोड़कर निर्धारित करें, ना कि सिर्फ जो किताबों में लिखा हुआ है उसको रिवाइज करें, उसको जो कि तो हम पेपर पे लिख दें या बच्चे पेपर पे लिख दें। तो शिक्षा को यानी रॉट मेमोराइजेशन से बिल्कुल मुक्त किया जाए, बिल्कुल अलग किया जाए, बच्चे को ज्ञान इस तरह से दिया जाए वो किताबों पर आधारित ही नहीं रहे। तो फ्रेंड्स यानी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यानी रटन प्रणाली को कहाँ पे नकार दिया गया। तो फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 पर रटन जो प्रणाली है यानी कि रॉट लर्निंग है, उसको बिल्कुल ये कह दिया गया कि इसको तो हटा ही देना चाहिए, कि रटन प्रणाली पर बिल्कुल भी काम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी दूसरा। हम थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स,
यानी जो तीसरी गाइडलाइन है वो है पाठ्यचर्या यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। जो भी पाठ्यचर्या है पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। तो फ्रेंड्स यानी कि तीसरा जो सिद्धांत ये कहता है कि जो पाठ्यचर्या, कुल मिला के हम किसी भी टॉपिक किसी भी पाठ की चर्चा कर रहे हैं या उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ वो पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक बेस्ड ना हो, सिर्फ बुक में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो ना हो, बच्चों के अपने भी अनुभव हों उसमें, बच्चे का अपनी सोच हो, अपनी दृष्टिकोण हो, या उनका बाहरी जीवन भी उसमें सम्मिलित हो। तो कुल मिला के पाठ्यचर्या हो जो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यानी कि क्लासरूम की गतिविधियों से जोड़ा जाए। कुल मिला के क्लास जो कक्षा में जितनी भी गतिविधियां हैं, जो शिक्षा है वो उसमें यानी कैरिकुलम एक्टिविटीज़ भी हों, सह गतिविधि भी हों, पाठ्य सह गतिविधि भी होनी चाहिए। पाठ्य सह गतिविधियां भी शामिल की जानी चाहिए। तो कुल मिला के सिर्फ जो क्लासरूम एक्टिविटी है वही ना हो, जो किताबों पर बेस्ड ना हो, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं या गतिविधियां हैं वो भी हों, उसमें पेरेंट्स आदि को भी शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। और हम लास्ट यानी कि जो पांचवें प्रिंसिपल के पांचवें सिद्धांत की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्र के मूल्यों को महत्व दिया जाए। यानी कि इस तरह के मूल्य निर्धारित किए जाए, मतलब राष्ट्र के प्रति राष्ट्र का महत्व, राष्ट्र के जितने भी महत्व हैं यानी मूल्य हैं उनका महत्व प्रदान किया जाए। जो एजुकेशन है इस तरह की शिक्षा हो कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए यानी अपने महत्व, राष्ट्र और देश की तरक्की को समझे और उसके मूल्य को समझें, उसकी वैल्यू को समझें और उसका गुणगान करें, मतलब उसके प्रति उसकी प्रगति में जो शिक्षा है वो शामिल हो। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ, यानी एनसीएफ के जो सिद्धांत हैं उसकी हमने बात की। यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए, ठीक है, शिक्षा का रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, शिक्षा को बिल्कुल यानी जो रोट लर्निंग होती है उससे बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए। हमने बात की यानी थर्ड, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, पाठ्यचर्या में और भी चीज़ें शामिल की जानी चाहिए, कक्षा सह गतिविधियाँ भी शामिल हों। कुल मिला के कक्षा में सिर्फ किताब आधारित ही ना हो, अलग भी यानी खेल कूद और अलग तरह की गतिविधियाँ भी शामिल हों। यानी राष्ट्र हित के जितने भी मूल्य हैं उनका महत्व बताया जाए, राष्ट्र के प्रति शिक्षा की एक अपनी जिम्मेवारी हो। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ गाइडलाइन जो एनसीएफ 2005 कहता है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं, कुछ जो दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 के सूत्र की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है वो क्या कहता है? सूत्र मतलब एक नारा जिसे हम मानते हैं, यानी कि जिस पर ये बेस्ड है, यानी बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा यानी कि बिना भार का अधिगम। लर्निंग विदाउट बर्डन। तो एनसीएफ जो बात करता है यानी लर्निंग विदाउट बर्डन होनी चाहिए, शिक्षा में किसी तरह का एक बोझ ना हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, एक लचीलापन लाया जाए, जिससे विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि हो और वो सीखने का उनका दृष्टिकोण बदले। तो फिर इस विचार की यदि हम बात करें तो ये विचार यानी 1993 में आ गया था, यानी बिना बोझ की शिक्षा वहाँ से लिया गया है, जो इसका यानी कि एनसीएफ 2005 का एक सूत्र का काम करता है, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात की, यानी कि कुछ सिद्धांत, जो 5 सिद्धांत निर्धारित किए हैं, कुछ गाइडलाइन उनकी बात की। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि कुछ अप्रोचेस, कुछ दृष्टिकोण हैं। तो एनसीएफ के क्या दृष्टिकोण है, यानी शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, कुछ अप्रोचेस हैं, कुछ दृष्टिकोण है, यानी शिक्षक के प्रति। सबसे पहले शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, यानी शिक्षक के बारे में एनसीएफ क्या कहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि एक टीचर को
सिर्फ ज्ञान का भंडार ना माना जाए, यानी ज्ञान का स्रोत, सोर्स ऑफ नॉलेज ना माना जाए। टीचर कभी भी ज्ञान का स्रोत नहीं हो सकता। जो एनसीएफ 2005 कहता है, यानी टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, यानी कि शिक्षक जो है एक सुगम करता, एक सुविधा प्रदान करता है। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी एनसीएफ 2005 ने एक टीचर, एक अध्यापक को क्या माना है। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर यानी कि एक सुगम करता, एक सुविधा प्रदान करता, एक मार्गदर्शक के रूप में, यानी सुविधा प्रदाता, एक टीचर को सुविधा प्रदाता मानता है एनसीएफ। तो टीचर कभी भी ज्ञान का भंडार नहीं है, उसके अंदर मतलब वो ये सोच के ना चले कि मेरे अंदर ज्ञान है और मैं उसे जाके बच्चों के लिए उड़ेल दूँ, बच्चों के लिए दे दूँ। मतलब सिर्फ एक सुगम करता, एक सुविधा प्रदान करे, एक टेम्पररी हेल्प दे, उन्हें जहाँ परेशानी हो रही है उनकी परेशानी को दूर करने के लिए थोड़ी सी हेल्प के, बच्चे खुद यानी नॉलेज या ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण है यानी टीचर के प्रति। और यानी कि जो नॉलेज है, या एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ यानी संरचनावाद पर काम करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम करता है, यानी संरचनावादी सोच पर काम करता है, जहाँ पर गेस्टाल्टवादी सोच काम करती है। यानी कि बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक को कभी ये ना समझना चाहिए कि वो एक ज्ञान का स्रोत है या ज्ञान का उसके पास भंडार है। वो सिर्फ एक सुविधा प्रदाता है, यानी फैसिलिटेटर है, वो एक सुविधा दे सकता है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 ये मानता है कि टीचर एक फैसिलिटेटर है, एज ए फैसिलिटेटर, एक सुविधा प्रदाता। तो ये रहा एक दृष्टिकोण, यानी शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यानी स्टूडेंट्स के प्रति, यानी बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, यानी एनसीएफ बच्चों के लिए क्या कहता है। तो एनसीएफ बच्चों के लिए कहता है कि प्रत्येक बच्चे में उसकी अलग दक्षता होती है। ठीक है, अलग कोई भी एक क्षमता होती है, अलग उसकी एक गति होती है। ठीक है, अलग उसकी एक सोच होती है। तो कभी भी सभी बच्चों को एक समान यानी एक ही डंडे से ना हाँका जाए। प्रत्येक बच्चे में अलग अलग यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात, प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि कुल मिला के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। उनकी दक्षता, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, ये रही एक बात। यदि बात करें यानी नेक्स्ट भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, भाषा के प्रति दृष्टिकोण, तो भाषा समझने, अभिव्यक्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि भाषा को समझने और अभिव्यक्त करने, भाषा को समझने और अभिव्यक्त करने की एक क्षमता होती है बच्चे के अंदर, जो जन्मजात होती है। इसलिए बच्चे भाषा को भली भांति समझते हैं और उसे अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, यदि नेक्स्ट बात करें यानी गणित के प्रति, गणित के प्रति दृष्टिकोण, गणित के प्रति एनसीएफ क्या कहता है। तो फ्रेंड्स गणित के प्रति कहता है यानी कि बच्चों में इस तरह गणित की शिक्षा इस तरह से दी जाए कि उनकी तार्किक क्षमता यानी उनकी लॉजिक पावर, ठीक है, उसका निर्माण हो। उसके साथ साथ यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ वो जाएं। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी कि वो मूर्त से अमूर्त की तरफ उनकी विचारधारा काम करे। पहले वो उन चीज़ों को समझें जो उनके समक्ष, उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, एंड उसके बाद वो यानी अमूर्त जो विचारधारा है यानी कि एक सोच, एक चिंतन की तरफ उनका अप्रोच बढ़े। तो इस तरह से गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए। और बात करते हैं यानी कि रियल लाइफ बेस्ड, उनके जो प्रैक्टिकल बेस्ड होने चाहिए, जितने भी एग्जाम्पल मैथमेटिकल हों। तो ये रही कुछ अप्रोचेस। उसके बाद हम बात करते हैं यानी कि कुछ सुझाव और विशेषताएं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे बहुत सारे चीज़ें क्लियर होंगी फ्रेंड्स। ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं यानी कि विशेषताएं, एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण, ये कहें कि एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बात है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो एनसीएफ कहता है वो कहता है यानी कि भाषा का जो माध्यम है,
ठीक है। प्राइमरी लेवल पर भाषा का जो माध्यम है वो उसकी किसी भी बच्चे की यानी किसी भी एरिया या क्षेत्र की एकदम मातृभाषा होनी चाहिए। यदि हम प्राइमरी एजुकेशन की बात यानी पंजाब में कर रहे हैं तो उनकी यानी कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की जो मातृभाषा पंजाबी है उसको उसका माध्यम बनाया जाए, उस तरह के पाठ्यक्रम उसी भाषा में निर्धारित किया जाए। या तमिलनाडु की बात करें तो तमिल में हो, या गुजराती की बात कर रहे हैं तो गुजराती में, या हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें या भोजपुरी आदि की बात कर रहे हैं तो जो माध्यम है यानी कि शिक्षा का वो मातृभाषा हो यानी कि प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, ये रही एक बात। अब दूसरे की बात करते हैं तो यानी कि सूचना को कभी भी ज्ञान न माना जाए। कुल मिला के हम कोई भी टीचर एक सूचना दे रहा है कि बुक के आधार पर एक सूचना प्रदान कर रहा है, सूचना को ज्ञान न समझा जाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूचना जो हम दे रहे हैं यानी किताब से जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम टॉपिक, जो भी पाठ्यक्रम किताब का पढ़ा रहे हैं, सिर्फ वो किताब बेस्ड ना हो, उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो रियल लाइफ से बेस्ड हों। जो पाठ्यचर्या है कुल मिला के हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बच्चों के अनुभव, बच्चों के सोच, बच्चों के सूझ और बच्चों के एक दक्षता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस्ड पर होनी चाहिए। सिर्फ ये ना कि जो हमने बुक में पढ़ा दिया बच्चे पेपर में उसी को लिखें। किसी भी समस्या, किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रकरण के प्रति उनके अपना दृष्टिकोण निर्धारित हो, अपना वो एक अप्रोच या एक खुद का परसेप्शन, अपना खुद का एक सोच निर्धारित कर सकें। तो कुल मिला के सूचना को एक टीचर सिर्फ ज्ञान न मान लिया जाए कि सूचना ही ज्ञान नहीं है, ज्ञान के लिए के बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, उन पर काम किया जाए और सिर्फ किताबी नॉलेज ही ना दी जाए। तो ये रही एक बात। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यानी सभी छात्रों के लिए समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। यानी एजुकेशन में चाहे छात्र किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, किसी धर्म, जाति विशेष आदि से आ रहा हो, सभी के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण हो। ठीक है, यानी सभी को शिक्षा में शामिल किया जाए क्योंकि संविधान भी ये कहता है कि यानी कि 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को यानी शिक्षा का अधिकार है। यानी RTE एक्ट 2009 ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे को यानी शिक्षा का समान अधिकार है। बच्चे तो बच्चों के लिए जो एक वातावरण है वो समावेशी तैयार किया जाए। प्रत्येक बच्चे, कोई भी बच्चा अपने आप को एक यानी आत्मग्लानि महसूस न कर पाए कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। ठीक है, एक समावेशी वातावरण तैयार किया जाए जैसे जो शैक्षिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से या फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन उसमें आ सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो NCF कहता है कि शांति शिक्षा की बात की जाए, यानी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा निर्धारित की जाए। अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने धर्म या अपने राज्य के लिए शांति शिक्षा, शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ही यानी भविष्य में नागरिक बनने वाले हैं, यानी सभ्य नागरिक, तो वो राष्ट्र हित के लिए शांति की बात करें, इसलिए उनको अभी से इस तरह की शिक्षा दी जाए। इसके बाद बात करें तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं, कुल मिला के सह शिक्षा गतिविधि जितनी भी होती हैं, सह शिक्षा गतिविधियों में यानी टीचर स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स यानी कि अभिभावक को भी शामिल किया जाए। उनकी भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी जरूर से निर्धारित हो, जिनसे बच्चों में एक सामाजिक दृष्टिकोण पनप सके और वो समाज के प्रति यानी आसक्त हो सकें। और बात करें यानी कि स्कूल का जो वातावरण है या इन्वायरमेंट है एकदम तनाव मुक्त होना चाहिए। किसी तरह का तनाव ना हो शिक्षा से संबंधित या पाठ्यक्रम से संबंधित, उन पर कोई एक वर्डन, एक जोर ना डाला जाए कि ये चीज़ आपको करनी है तो करनी है। एक मुक्त वातावरण में या लोकतांत्रिक व्यवहार के आधार पर उनको एक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही NCF 2005 के कुछ सुझाव या विशेषताएं जिसके बारे में हमने बात की। और हम नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स के प्रति क्या दृष्टिकोण है, सब्जेक्ट्स के बारे में क्या कहते हैं या कितने सब्जेक्ट निर्धारित किए हैं NCF ने, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले भाषा, ठीक है, एंड गणित। भाषा की यदि हम बात करें तो यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला काम करता है, उसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि 3 तरह की भाषा, 3 भाषा तो बच्चे को प्राइमरी लेवल से ही बिल्कुल सिखानी चाहिए। तो भाषा हो गई, इसके बाद गणित हो गया, गणित के साथ साथ कंप्यूटर हो गया,
ओके फ्रेंड्स। एंड विज्ञान हो गया, मतलब ये पाठ्यक्रम में शामिल हों, ये जो सब्जेक्ट, ये जो विषय हैं पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। भाषा हो, गणित हो, कंप्यूटर हो, विज्ञान हो। इसके बाद हम बात करें तो यानी कि सामाजिक विज्ञान हो, इसके बाद कला हो, आर्ट, इसके बाद यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, जिसे हम फिजिकल एजुकेशन होते हैं, वो भी होनी चाहिए। एंड हम बात करें तो शांति शिक्षा, हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यानी शांति शिक्षा भी होनी चाहिए। यानी शांति शिक्षा जैसा सब्जेक्ट हो जिसमें शांति यानी राष्ट्र के प्रति शांति किस तरह से स्थापित की जाए, उस तरह की हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। या हम बात करें तो यानी कि कार्य और शिक्षा, यानी शिक्षा में रोजगार भी शामिल किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं यानी लैंग्वेज, तो गणित भी शामिल किया जाना चाहिए। गणित में मतलब एक यानी तार्किक क्षमता विकसित हो, इस तरह से गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो एंड कंप्यूटर की बात करें, क्योंकि रोजगार संबंधी जो जितनी भी चीज़ें हैं या आगे बच्चे हैं, कंप्यूटर की नॉलेज इस तरह से दी जानी चाहिए। या हम विज्ञान की बात करें तो क्योंकि उनका एक दृष्टिकोण अन्वेषण, खोज या आविष्कार के प्रति विकसित हो, इसलिए विज्ञान आदि की बात की जानी चाहिए। सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं हमें, यानी कि सोशल स्टडीज की बात करते हैं, समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण, समाज के प्रति उनके संबंध या इंटरेक्शन, समाज को अच्छी तरह से समझ पाएँ समाज में। या हम ज्योग्राफी की बात करें, चाहे वो हिस्ट्री की बात करें, चाहे वो सिविक्स की बात करें, तो वो यानी सभ्य नागरिक किस तरह से बने, इस तरह से। या फिर हिस्ट्री यानी इतिहास को पहचाने, हमारे देश की जो राष्ट्र भावना है वो क्या है, हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर क्या है, वो सामाजिक विज्ञान आदि से सीख पाएँ। इस तरह का हमारा एक करिकुलम निर्धारित किया जाना चाहिए। यदि हम बात करें यानी कला यानी आर्ट, तो बच्चों में एक क्रिएटिविटी, सृजनात्मक गुण विकसित हों, इसलिए कला सब्जेक्ट की भी जगह निर्धारित की जानी चाहिए। इसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा एंड यानी फिजिकल एजुकेशन, जो खेल गतिविधियाँ निर्धारित की जानी चाहिए, पाठ्यक्रम में ज़रूर से ज़रूर शामिल होने चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चे स्वस्थ रह पाएंगे और उनको बेहतर शिक्षा मिल पाएगी और बेहतर मतलब देश की, राष्ट्र की प्रगति में वो अपनी जिम्मेवारी निभा पाएंगे। इसके बाद शांति शिक्षा, राष्ट्र में शांति स्थापित करने के लिए शांति शिक्षा दी जानी चाहिए। और कार्य और शिक्षा, कुल मिला के कार्य से संबंधित किस तरह से उनको रोजगार प्राप्त हो या तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि भाषा संबंधी जो दृष्टिकोण है। पहले हमने बात की यानी भाषा यानी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला काम करता है। यानी एनसीएफ के अकॉर्डिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस सेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी एनसीएफ से। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 3 लैंग्वेज ये फार्मूला के प्राइमरी लेवल से, यदि हम प्राइमरी लेवल से बच्चे की जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो बिल्कुल प्राथमिक लेवल पर ही बच्चे को 3 भाषा सिखानी चाहिए। हम बच्चे की 3 भाषा निर्धारित की जानी चाहिए। सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर जो पहली भाषा रहेगी वो उनकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ये कहें कि जो उनके शिक्षा का जो माध्यम है बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर बिल्कुल उनका क्षेत्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय यदि हम बात करें तो उनकी मातृभाषा में उनकी कोई भी हो सकती है, चाहे वो पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो, ठीक है, तेलुगु हो, तमिल हो, केरल में बोली जाने वाली यानी मलयालम हो, तो कोई भी तरह की भाषा हो, सबसे पहले उसे अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम है या ये कहें कि जो मीडियम, जो माध्यम है उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। दूसरे की बात करें तो ठीक है, दूसरे की बात करें तो यानी हिंदी, उनको हिंदी भी बिल्कुल सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के तौर पर काम करती है। यानी राष्ट्रभाषा हमारी राष्ट्रभाषा है जो संविधान में वर्णित है। हिंदी की भी पढ़ाई की जानी चाहिए। उसके बाद बात करें तो यानी कि जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी कि इंग्लिश का भी नॉलेज कराई जानी चाहिए। तो कुल मिला के हमने बात की यानी कि जो मीडियम है 3 भाषा किसी भी बच्चे को यानी प्राइमरी लेवल पर सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो जब उनका यानी कि उनकी शिक्षा का माध्यम हो प्राइमरी लेवल पर उनकी मातृभाषा हो, पंजाबी, गुजराती, मराठी, जिस भी क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद साथ साथ उन्हें हिंदी एक राष्ट्रभाषा के तौर पर सिखाई जानी चाहिए। एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें तो यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी इंग्लिश सिखाई जानी चाहिए। ठीक है,
क्योंकि इंग्लिश आज देखें तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल भाषा उभर कर आई है, तो इंग्लिश उनको सिखाई जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये यानी कि भाषा यानी लैंग्वेज का यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला काम करता है। ये एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को 3 भाषा सिखाई जानी चाहिए, यही 3 लैंग्वेज फार्मूला है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में कौन कौन सी भाषा आती हैं, या फिर ये दे देगा कि आपको 3 भाषा अलग से देकर एक भाषा दे देगा कि 3 लैंग्वेज फार्मूले में कौन कौन सी 3 भाषा नहीं आती। तो